बच्चों, मैं इंद्रजीत सिंह केसर इंटर कॉलेज बहेड़ी बरेली से आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ। इस सीखने और सिखाने की नई तकनीक के माध्यम से आज मैं कक्षा 12 भौतिक विज्ञान विषय से संबंधित टॉपिक गतिमान आवेश की चुंबकीय क्षेत्र में गति पर बात करूँगा। बच्चों, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि गतिमान आवेश पर चुंबकीय क्षेत्र के भीतर लगने वाला बल F बराबर QdV sin थीटा होता है, जिसमें Q आवेश, V आवेशित कण का वेग, V चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता तथा थीटा कण के वेग और चुंबकीय क्षेत्र के बीच का कोण है। बच्चों, जैसे मैंने मान लिया कि किसी स्थान पर ये मैंने चुंबकीय बल रेखाएं मान लो दिखाई, और इसमें गतिमान आवेश की 3 प्रकार से गति हो सकती है। जैसे जब आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र के समांतर का मतलब थीटा बराबर 0 डिग्री कोण पर प्रवेश करें। दूसरी स्थिति, जब कण चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत मतलब कि थीटा बराबर 90 डिग्री पर प्रवेश करें। और तीसरी स्थिति है कि थीटा बराबर 0 डिग्री मतलब समांतर और थीटा बराबर 90 डिग्री लंबवत दोनों को छोड़कर किसी अन्य कोण पर प्रवेश करें। तो बच्चों, आज हम इन 3 स्थितियों के बारे में जानेंगे। सबसे पहले बात करेंगे जब आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र के समांतर मतलब थीटा बराबर 0 डिग्री कोण पर प्रवेश करता है। दूसरी स्थिति की बात करेंगे जब कण चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत मतलब थीटा बराबर 90 डिग्री पर प्रवेश करेगा। और तीसरी स्थिति की बात करेंगे कि जब वो चुंबकीय क्षेत्र के ना समांतर हो ना लंबवत हो। तो समांतर और लंबवत ना हो तो फिर उनके बीच का कोण जैसे 30 डिग्री है, 45 है, 60 है, इन कोणों पर तो 0 और 90 डिग्री को छोड़कर इनके अलावा किसी भी और भी कोण पर प्रवेश करता है, तब आवेशित कण की गति किस प्रकार होगी। तो बच्चों, आज हम पहले टॉपिक की बात करते हैं कि जब कण समांतर प्रवेश करता है। तो बच्चों, जब कण चुंबकीय क्षेत्र के समांतर प्रवेश करता है तो थीटा बराबर 0 डिग्री होगा। अब थीटा का मान जब हम इसमें देखो 0 डिग्री लगाएंगे तो QdV sin 0 और sin 0 का मान होता है 0, तो F बराबर हो जाएगा QdV × 0। और ये इसका ध्यान देना बच्चों, sin 0 का जो 0 मान है ये इसका मिनिमम मान भी है। तो आप ये भी कह सकते हो कि ये मिनिमम फोर्स है, तो मैं चाहूँ तो इसको F मिनिमम लिख सकता हूँ। तो F मिनिमम बराबर 0 की QdV से गुणा 0। इसका मतलब बच्चों ये हुआ कि जब कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र के समांतर प्रवेश करेगा तब उस पर कोई भी बल नहीं लगेगा। और कोई भी बल ना लगने का मतलब है कि कण
अपने रास्ते पर एक सरल रेखा के रूप में आगे बढ़ेगा। जैसे देखो, मान लो किसी स्थान पर ये चुंबकीय क्षेत्र लग रहा है, ये मैंने चुंबकीय क्षेत्र की बल रेखाएं दिखाई। अब सपोज करो ये कोई आवेशित कण, यहाँ ये q आवेश का कण v वेग से ये क्षेत्र के समांतर प्रवेश करा, तो ये क्षेत्र की बल रेखा और आवेशित कण भी क्षेत्र के समांतर जा रहा है। तो बच्चों क्या होगा, क्योंकि इस कण पर जो आगे बढ़ रहा होगा इस पर कोई बल नहीं लग रहा है, बल इस पर लगने वाला बल शून्य है, क्योंकि ये चुंबकीय क्षेत्र के समांतर प्रवेश कर रहा है। तो जब इस पर लगने वाला बल शून्य है तो कण किसी भी दिशा में विक्षेपित नहीं होगा, तो उसका जो रास्ता है बिल्कुल सीधा रहेगा, सरल रेखा जैसे कहेंगे, सरल रेखा। तो इस प्रकार जब कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र के समांतर प्रवेश करता है तब उसका पथ एक सरल रेखा होगा। बच्चों ये क्वेश्चन बोर्ड में कई दफा आ चुका है कि जब कोई कण, कहते हैं ऐसा करके, जब कोई कण चुंबकीय क्षेत्र के समांतर प्रवेश करता है तो उसका पथ बताइए। तो आपको बताना होगा कि जब कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र के समांतर प्रवेश करता है तब उस पर लगने वाला बल शून्य होगा, और जब उस पर लगने वाला बल शून्य होगा तो कण का पथ एक सरल रेखा होगा। अब बच्चों बढ़ते हैं दूसरे टॉपिक पे। दूसरा केस इसका, जब कण चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है। तो बच्चों F बराबर QVV साइन थीटा से अगर कण ने लंबवत प्रवेश करा तो थीटा का मान 90 डिग्री है। तो F बराबर QVV साइन 90, और ध्यान देना है साइन 90 का मान जो 1 होता है ये साइन थीटा का मैक्सिमम मान है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि ये कण पर लगने वाला मैक्सिमम बल है, और मैक्सिमम बल को मैं चाहूँ तो F मैक्स से प्रदर्शित कर सकता हूँ। तो F मैक्स या मैक्सिमम बल QdV और साइन 90 का मान 1, तो ये हो गया F बराबर QdV। ये हो गया आवेशित कण पर लगने वाले बल का मान जब कण चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है। अब बच्चों होता क्या है कि जब कण चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करेगा जैसे कि ये मैंने देखो चुंबकीय क्षेत्र की बल रेखाएं बनाई। सपोज कर लो ये चुंबकीय क्षेत्र है और कोई कण, ये देखो Q आवेश का कण मान लो V वेग से ये चुंबकीय क्षेत्र की बल रेखा जा रही है, देखो इसके लंबवत थीटा बराबर 90 डिग्री पर प्रवेश करता है। तब बच्चों क्या होगा कि देखो इसका वेग, चुंबकीय क्षेत्र परस्पर लंबवत है और जो मैक्सिमम बल है, अधिकतम बल, वो वेग के लंबवत लगेगा। वेग के लंबवत, अधिकतम बल हमेशा गति की दिशा या वेग के लंबवत लगता है। तब बच्चों इसको इस प्रकार में समझ सकते हैं कि जैसे कक्षा 11 में हम लोगों ने पढ़ा है कि यदि कोई कण ऐसे वृत्त में गति करता है, ध्यान देना है बात पे, तो जैसे ये वृत्त में कोई कण गति कर रहा है तो इसके ये वेग की दिशा और ये इसके लंबवत ये बल की दिशा इस ढंग से होती है। ठीक है, अब इसको देखो मैं और बढ़िया करके समझ सकता हूँ। जैसे मान लो ये कोई वृत्त है, इसको मैंने वृत्त ले लिया और जो वेग की दिशा होती है वो हमेशा वृत्त के स्पर्श रेखा की दिशा में वेग लगता है, और जो मैक्सिमम बल होगा वो हमेशा वृत्त के केंद्र की। तो देखो ये कैसे करके केंद्र की ओर लगेगा। जैसे मैंने ये मान लिया कि ये वृत्ताकार गति कोई आवेशित कण की है, और बच्चों ये हो गई, जैसे मैंने ये पेन रख लिया, ये हो गई हमारे मान लो कागज के तल के लंबवत चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है,
कागज के तल के लंबवत, ये हो गया मेरा चुंबकीय क्षेत्र। और ये जो मेरा नीला वाला पेन है ये हो गई कण के आवेश, कण के जो कण है उसकी गति की दिशा। तो ये है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, ये कण के गति की दिशा। अब मैं इस पर लगने वाले बल की दिशा ज्ञात करने के लिए फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम का इस्तेमाल करूँगा। तो देखो बच्चों, बायां नियम क्या है कि आपको करना क्या है कि बायां हाथ इस प्रकार फैलाना है कि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में हो, ठीक है, और ये मध्यमा कण के वेग की दिशा में हो या धारा की दिशा में हो। तब जो अंगूठा होगा वो लगने वाले बल की दिशा को बताएगा, ठीक है। अब मैं देखो यही सिचुएशन बना रहा हूँ, जैसे मैंने ये वृत्ताकार गति ली, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, ये वेग की दिशा, ठीक है। अब देखता हूँ बल किधर लगेगा। तो देखो मैं हाथ ऐसे मोड़ रहा हूँ कि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की तरफ कर ली, देखो मैं कर ली, और ये मध्यमा करनी है वेग की तरफ। तो देखो मध्यमा कर ली मैंने वेग की तरफ, इस ढंग से तर्जनी मेरी चुंबकीय क्षेत्र, मध्यमा वेग की तरफ। और बच्चों देख सकते हो इस प्रकार अगर मैं इन उंगलियों को ऐसे मोड़ लेता हूँ, देखिए, तो मेरा जो अंगूठा है बच्चों, तर्जनी मेरी चुंबकीय क्षेत्र की तरफ है, मध्यमा मेरी वेग की दिशा में है, तो मेरा अंगूठा देखो वृत्त के केंद्र की ओर है। इसका मतलब जो आवेशित कण पर इस स्थिति में बल लगेगा वो वृत्त के केंद्र की ओर होगा, ठीक है। तो इस प्रकार जब कोई कण चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है तो उस पर वृत्त के केंद्र की ओर बल लगेगा। तो वृत्त के केंद्र की ओर बल लगने के कारण बच्चों होगा क्या, जो हम लोग पढ़ चुके हैं कि जब कोई कण वृत्ताकार गति करता है तो वृत्ताकार गति के दौरान कण पर वृत्त के केंद्र की ओर एक बल लगता है जिसे कहते हैं अभिकेंद्र बल। तो बच्चों जो ये चुंबकीय बल लग रहा है QBB, इसे जो वृत्ताकार गति में अभिकेंद्र बल उत्पन्न होगा उससे ये संतुलित हो जाएगा। मतलब कहने का ये है कि जो अभिकेंद्र बल होगा वो F बराबर QBB से उत्पन्न होगा। तो इस प्रकार जब कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करेगा तब उसकी गति वृत्ताकार होगी। लेकिन उस वृत्ताकार गति में जैसे ये मैंने मान लिया कि जब कोई कण चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश कर रहा है तो ये तो मैंने फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से समझ लिया कि उसकी गति वृत्ताकार हो रही है। लेकिन वृत्ताकार गति में जो अभिकेंद्र बल उत्पन्न हो रहा है वो चुंबकीय बल से हो रहा है। अब मैं इस बात को और आगे बढ़ाता हूँ कि जैसे अगर ये वृत्त बना, मान लो चुंबकीय क्षेत्र के भीतर ये वृत्त बना, तो इस वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी, इस बात को देखो मैं कैसे निकालूंगा। तो मैंने अभी आपको बताया कि जो चुंबकीय बल उत्पन्न हुआ QBB, चुंबकीय बल लग रहा है कण पे, वो किससे उत्पन्न हो रहा है, अभिकेंद्र बल से। तो मैंने लिखा ये F बराबर QBB ये आपका चुंबकीय बल, ये उत्पन्न हुआ अभिकेंद्र बल से, तो बराबर अभिकेंद्र बल जिसका फॉर्मूला होता है mv²/r। तो इसमें m आवेशित कण का द्रव्यमान है, v वेग और r हो गई इसके मार्ग की त्रिज्या। अब बच्चों मुझे त्रिज्या के लिए सूत्र बनाना है कि अगर मान लो आवेशित कण ने चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करा तो जो वृत्ताकार गति हुई उसकी त्रिज्या क्या होगी, ठीक है। तो देखो इसको और हल करें तो आप एक वेग से वेग v का पद काट सकते हो। बाकी देखो बच्चा QB बराबर mv/r, त्रिज्या गुणा कर लो तो ये बन गया देखो QBR बराबर mv, तो r बराबर mv/QB। तो बच्चे ये हो गया फॉर्मूला किसी आवेशित कण के चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करने पर उसके मार्ग की त्रिज्या। और इस त्रिज्या
के सूत्र को देखो हम चाहे तो और डिफरेंट पदों में बदल सकते हैं। जैसे कि बोर्ड में एक बार क्वेश्चन आया था कि सिद्ध कीजिए जब कोई कण चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है तब उसके मार्ग की त्रिज्या कण के संवेग के समानुपाती होती है। तो बच्चों त्रिज्या का संवेग से संबंध पूछा था, तो अगर इसी त्रिज्या का मैं संवेग से संबंध बनाऊं तो देखो संवेग P बराबर फॉर्मूला होता है mv, द्रव्यमान गुणा वेग को संवेग कहते हैं। तो मैं R बराबर mv बटे q, इस सूत्र में R बराबर mv के स्थान पर ये P लिख सकता हूँ। ये संवेग का सूत्र हो गया बटे qv। और अब देख सकते हो वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या R समानुपाती है P। तो आप अगर यहाँ तक काम कर लेते हो तो ये सिद्ध हो जाएगा कि वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या कण के संवेग के समानुपाती होती है। ठीक है। अब इसी सूत्र को संवेग के बाद मैं और बदलना चाहूँ, जैसे गतिज ऊर्जा के पदों में जरूरत पड़ती है, तो देखो इसको मैं गतिज ऊर्जा के पदों में भी बदल सकता हूँ। गतिज ऊर्जा के पदों में बदलूं तो देखो गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है K बराबर 1/2 mv²। इसको देखो मैं संवेग के पदों में ले रहा हूँ, दोनों पक्षों में m से गुणा कर ले रहा, तो mk बराबर 1/2 mv² m से मैंने दोनों पक्षों में गुणा करी। देखो क्या होगा, 2 से गुणा कर दो 2mk बराबर m²v²। और देखो बच्चों सुधारूं तो 2mk बराबर m²v² को लिख सकते हो mv का होल स्क्वायर, और mv हो गया संवेग P का सूत्र। तो ये हो गया देखो 2mk बराबर p² या p² बराबर 2mk। तो P बराबर हो जाएगा √2m। तो अगर मैं गतिज ऊर्जा के पदों में ये सूत्र लाना चाहूँ तो बच्चों ये जो फॉर्मूला आया था R बराबर P बटे QV, तो इसमें आप P का ये मान लगा देंगे, और P का मान लगा देंगे तो √2mk बटे QV। तो बच्चों ये सूत्र हो जाएगा √2mk बटे QV। गतिमान आवेश की लंबवत चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करने पर उसके मार्ग की त्रिज्या का सूत्र गतिज ऊर्जा K के पदों में, जिसमें त्रिज्या जो है गतिज ऊर्जा के वर्गमूल के समानुपाती है। इसको देखो मैं और चेंज करूं बच्चों, एक पद और बना सकता हूं विभवांतर का पद। नंबर 3, इसी सूत्र को विभवांतर के पदों में, तो विभवांतर का गतिज ऊर्जा से संबंध तक K बराबर QV। तो देखो K की जगह QV लगा दे तो R बराबर ऊपर √2m K की जगह QV बटे QV। तो इसको देखो मैं थोड़ा और हल कर सकता हूँ, पूरे ही इक्वेशन पर रूट लगा दूँ 2m QV और बटे इस चीज़ को रूट के अंदर लूँगा तो स्क्वायर करके लिखना होगा q² v², कभी q² v² का वर्गमूल QV रह जाएगा, इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी, q से q कैंसिल हो गया। तो R बराबर ऊपर बचा √2mv 1/v² का वर्गमूल v और रूट के अंदर लिख सकते हो बटे। तो ये हो गया बच्चों त्रिज्या का सूत्र, लेकिन विभवांतर v के पदों में। तो इस प्रकार बच्चों जब कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है तो लंबवत प्रवेश करने पर उसके मार्ग की त्रिज्या उसका जो मार्ग होगा वृत्ताकार होगा, और उस वृत्ताकार मार्ग की मैंने त्रिज्या निकाल ली। त्रिज्या का सूत्र द्रव्यमान और वेग के पदों में प्रदर्शित करा। उसी सूत्र को चाहे तो आप संवेग के पदों में भी प्रदर्शित कर सकते हैं, उसी सूत्र को चाहे तो गतिज ऊर्जा के पदों में भी प्रदर्शित कर सकते हैं, और इस प्रकार चाहे तो उसी सूत्र को आप विभवांतर V के पदों में भी प्रदर्शित कर सकते हैं। ठीक है। अब मैं चाहूँ तो इस वृत्ताकार गति का परिक्रमण काल भी निकाल सकता हूँ।
कि इसमें जो आवेश चक्कर लगाएगा वो एक चक्कर कितनी देर में लगाएगा। वृत्ताकार गति का परिक्रमण का, तो परिक्रमण काल का सूत्र होता है परिक्रमण समय बराबर एक चक्कर में तय दूरी और बटे 4। तो बच्चों जैसे कोई कण ऐसे वृत्त में गति कर रहा है और मान लो यहाँ ए से स्टार्ट होता है और जब एक चक्कर लगाएगा तो वृत्त की परिधि पर से होता हुआ जाता है, वो लौट कर ए पर आएगा, ए से चलेगा और लौट कर ए पर आएगा, तब माना जाएगा कि उसका एक चक्कर पूरा हुआ। तो इसका मतलब ये हुआ कि वृत्ताकार गति में एक चक्कर में तय दूरी उसके द्वारा जो वृत्त बन रहा है उसकी परिधि के बराबर है। तो ऊपर जो लिखा है मैंने एक चक्कर में तय दूरी, तो उसकी जगह लिख सकते हो बराबर वृत्त की परिधि और बटे 4। तो वृत्त की परिधि का सूत्र होता है 2πr और बटे 4b। तो ये जो फॉर्मूला है इसमें r वृत्त की त्रिज्या है, देखो मैं यहाँ त्रिज्या का मान लगा दूँ 2π/b और त्रिज्या का सूत्र mb/qb, जब सबसे बेसिक सूत्र है वही लगा दे रहा हूँ mb/qb। तो देखो बच्चों v से b कैंसिल हो गया, तो आवर्तकाल t बराबर सूत्र बचा 2πm/qb। और ये जो सूत्र बचा देखो बच्चों 2πm/qb, इसकी खासियत है, इसकी खासियत ये है कि आवर्तकाल जो एक चक्कर लगाने का समय है कि वृत्त में जब घूमेगा कण तो एक चक्कर कितनी देर का लगाएगा, तो जो एक चक्कर लगाने का समय है वो कण के वेग से स्वतंत्र है। देखो वेग का पद कट गया, वेग का पद जो है कैंसिल हो रहा है, तो आवर्तकाल जो है कण के वेग से स्वतंत्र है। और ये बात भी सिद्ध करने को आ चुकी है कि सिद्ध कीजिए कि जब कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है तो उसका आवर्तकाल कण के वेग से स्वतंत्र होता है। तो आपको यहाँ तक आवर्तकाल का सूत्र ज्ञात करके आपको ये दिखाना होगा कि इसमें वेग का कोई पद नहीं है। तो इसका मतलब है कि ये आवर्तकाल जो है वो वेग से स्वतंत्र है। और बच्चों वेग से स्वतंत्र है तो इसका मतलब ये है कि कोई भी आवेशित कण जो चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करने पर जब वृत्ताकार मार्ग बनाएगा तो उसकी स्पीड चाहे हल्की हो चाहे तेज हो, लेकिन उसका एक चक्कर घूमने का समय नहीं बदलेगा। बस होता क्या है कि जो कण हल्की स्पीड से चलते हैं, जिनका वेग कम होता है, वो छोटे वृत्त पर चक्कर लगाते हैं, और जिनकी स्पीड ज़्यादा होती है वो बड़े वृत्त पर चक्कर लगाते हैं। लेकिन चाहे वो हल्की स्पीड का कण हो चाहे तेज स्पीड का कण हो, दोनों द्वारा एक चक्कर लगाने का समय समान होगा, क्योंकि वो समय जो है उनके वेग पर निर्भर नहीं कर रहा है। अब बच्चों बात करेंगे तीसरे केस की कि कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र के ना समांतर प्रवेश करे और ना लंबवत प्रवेश करे, तब उसकी गति का पथ क्या होगा। तो बच्चों जैसे मान लिया मैंने ये किसी स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र की बल रेखाएं हैं, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है, और कोई मान लो आवेशित कण ये v वेग से q आवेश का कण चुंबकीय क्षेत्र से थीटा कोण पर ये प्रवेश करा। अब चुंबकीय क्षेत्र से थीटा कोण पर प्रवेश करेगा जब, तब देखो उसकी खासियत क्या होगी बच्चों। यहाँ वेग के आप दो घटक कर सकते हो, एक ये क्षैतिज घटक और एक ये लंब घटक। क्षैतिज घटक हो गया v cos थीटा, क्षैतिज घटक को मैं प्रदत्त कर दे रहा vx से, और ऊर्ध्व घटक vy हो गया v sin थीटा। तो जब कोई कण चुंबकीय क्षेत्र से थीटा कोण पर प्रवेश कर रहा है, ना क्षैतिज है ना लंबवत है, तब उस स्थिति में देखो वेग के दो घटक हो गए v cos थीटा और v sin थीटा। अब इसमें देखो जो v sin थीटा वाला घटक है vy, जो लंब घटक है बच्चों, लंब घटक की खासियत है, देखो ये जो लंब घटक जा रहा है vy, ये देखो चुंबकीय क्षेत्र v के लंबवत है। जो लंब घटक जो है वो चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है। इसका मतलब जो लंब घटक होगा vy, ये जो यहाँ कण प्रवेश करेगा उसे वृत्ताकार गति देगा।
तो जब यहाँ कण, देखो पिछले केस में बच्चों ध्यान रखना है कि जब कोई कण लंबवत प्रवेश करता है, जो लंबवत वेग होता है वो कण को वृत्ताकार गति देता है, और वृत्ताकार गति के दौरान जो कण अपने वृत्त के मार्ग पर लगातार ऐसे गति करता रहेगा। अब इस केस में क्या हो रहा है कि जो लंब घटक है वो तो यहाँ पर कण को ऐसे वृत्ताकार गति दे दिया, मान लो ऐसे करके एक सर्किल बना, ठीक है, लेकिन केवल लंब घटक ही तो थोड़े ही काम कर रहा है इस कण पर। इस कण पर वेग के दो घटक काम कर रहे हैं, Vy और Vx, जिसमें जो Vy है, जो लंब घटक था बच्चों, ये Vy लग रहा है, ये Vx लग रहा है, यहाँ कण है, तो Vy ने तो दे दिया कण को वृत्ताकार गति, ठीक है, और Vx देखो बच्चों, Vx वाला जो वेग है ये देखो चुंबकीय क्षेत्र के समांतर है, तो जो लंब घटक है वो तो वृत्ताकार गति देगा, और जो Vx है, v cos थीटा, वो चुंबकीय क्षेत्र के समांतर है। तो बच्चों मैंने आज का पहला केस कराया था कि जब कोई कण चुंबकीय क्षेत्र के समांतर प्रवेश करता है तो उसका पथ एक सरल रेखा होता है। तो बच्चों होगा क्या कि जो Vx होगा वो इस कण को कोशिश करेगा सरल रेखा में आगे बढ़ाने की, और Vy जो होगा वो वृत्ताकार गति प्रदान करेगा। तो बच्चों होगा क्या, परिणामी रूप से कि कण वृत्त में तो गति करेगा ही करेगा, लेकिन वृत्त में गति अपने स्थान पर ही नहीं करेगा, जैसे ऐसे करके वृत्त में जो वृत्त बनेगा वो अपने स्थान पर नहीं बनेगा, बल्कि वो वृत्त क्षैतिज वेग के कारण ऐसे करके क्षैतिज में भी आगे बढ़ता चला जाएगा। तो वृत्ताकार गति होगी, लेकिन वो वृत्ताकार गति क्षैतिज में भी आगे बढ़ेगी। तो इस प्रकार का जो पथ बनेगा बच्चों, स्प्रिंग नुमा पथ बनेगा, जिसमें वृत्त एक ही स्थान पर ना बनकर वृत्त आगे बढ़ता चला जाएगा। तो जो स्प्रिंग नुमा पथ बनेगा इसको कहोगे सर्पिलाकार पथ, या कई बुक्स में बच्चों लिखा मिल जाएगा कुंडलनीकृत पथ, जिसको इंग्लिश में कहते हैं हेलिक्स। तो इस प्रकार बच्चों जब कोई कण चुंबकीय क्षेत्र के ना समांतर हो ना लंबवत हो, तब उस कण का पथ लंबवत गति के कारण वृत्ताकार और वेग के क्षैतिज घटक के कारण सरल रेखा में होगा, जिससे परिणामी रूप से एक स्प्रिंग नुमा कुंडलनीकृत या सर्पिलाकार पथ का निर्माण होगा। तो इस स्थिति में जब कोई कण चुंबकीय क्षेत्र के ना समांतर हो ना लंबवत प्रवेश करे, तब उसके मार्ग सर्पिलाकार होगा। और इस स्थिति में बच्चों कण के मार्ग की त्रिज्या, जो वृत्त बनेगा उसके मार्ग की त्रिज्या r बराबर mv/qb सूत्र से, जिसमें v की जगह आपको लिखना पड़ेगा Vy। क्यों? क्योंकि जो वृत्त बनाने का काम है वो y घटक कर रहा है, लंब घटक कर रहा है, क्षैतिज घटक नहीं कर रहा है, लंब घटक कर रहा है। तो r बराबर mv/qb से mvy का सूत्र v sin थीटा बटे q। तो बच्चों ये हो गया इस स्थिति में कण के मार्ग की, वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या का सूत्र। आवर्त काल देखो हमने पहले भी निकाला था, आवर्त काल t बराबर 2πm/q। और देखो ये जो सूत्र था ये कण के वेग से स्वतंत्र है। ये जो सूत्र है t बराबर 2πm/qb, ये कण के वेग से स्वतंत्र है, और वेग से स्वतंत्र होने का मतलब है कि आवर्त काल जब वेग से स्वतंत्र है तो इस पर वेग की दिशा का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, और जब वेग की दिशा का प्रभाव नहीं पड़ेगा तो इसका मतलब ये है कि चाहे कण चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत हो तो लंबवत होने पर भी यही सूत्र था, और चुंबकीय क्षेत्र से लंबवत को छोड़कर किसी और कण पर प्रवेश करेगा तो भी उसके वृत्ताकार मार्ग के आवर्तकाल का यही सूत्र रहेगा। ठीक है बच्चों, इसमें एक चीज और समझ लो बच्चों कि जो ऐसे वृत्त बनेगा, इसमें एक वृत्त से दूसरे वृत्त तक की जो ये क्षैतिज दूरी होती है, एक वृत्त से दूसरे वृत्त तक की जो क्षैतिज दूरी होती है, इसे पिच कहते हैं। तो पिच जो है एक कुंडली से अगली कुंडली तक की क्षैतिज दूरी है। तो इस पिच को निकाल सकते हो, पिच क्षैतिज दूरी बराबर चाल गुणा समय। अब पिच बनाने का काम किसका है? क्षैतिज वेग का। तो यहाँ चाल की जगह हम लिख सकते हैं क्षैतिज वेग dx इंटू समय t।
तो p बराबर वी एक्स का मान वी कॉस थीटा इंटू टी का मान 2πm/क्यू। तो बच्चों ये फॉर्मूला हो गया इस गति में वृत्ताकार गति, सॉरी, जब कोई कण चुंबकीय क्षेत्र से ना समांतर हो ना लंबवत हो तो उस स्थिति में उसका पिच का मतलब एक कुंडली से अगली कुंडली तक की दूरी। तो इस तरह बच्चों आज हमने जो पढ़ा कि गतिमान आवेश की चुंबकीय क्षेत्र में हमने गति का अध्ययन किया, जिसमें हमारे 3 केस हैं कि एक तो कण चुंबकीय क्षेत्र के समांतर प्रवेश करे तो समांतर प्रवेश करने पर उसका मार्ग एक सरल रेखा बनता है। नंबर दूसरा केस मैं रिवाइज करा दे रहा हूँ कि जब कोई कण चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करे तो लंबवत प्रवेश करने पर कण का मार्ग फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से जब निकालते हैं तो मालूम पड़ता है बल की जो दिशा है वो उसके केंद्र की ओर है। तो इस कारण कण का पथ एक वृत्ताकार हो जाता है, जिसमें वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या निकाली r बराबर mv/qv। उस त्रिज्या के सूत्र को मैंने संवेग के पदों में, गतिज ऊर्जा के पदों में और विभवांतर के पदों में बदला। उस वृत्ताकार गति का आवर्तकाल निकाला, जिसमें सिद्ध हुआ कि जो आवर्तकाल है वो वेग पर निर्भर नहीं करता है। उसके बाद हम लोगों ने तीसरा केस करा कि जब कोई कण चुंबकीय क्षेत्र के ना समांतर हो ना लंबवत हो तो उस स्थिति में कण का पथ एक कुंडलनीकृत या सर्कलाकार होगा, ठीक है। और उस स्थिति में त्रिज्या निकाली, आवर्तकाल निकाला और उसकी हमने पिच निकाली। तो इस तरह बच्चों ये हमारा गतिमान आवेश के 3 केस थे। आप इनका ध्यान से अध्ययन करें। आपका दिन शुभ हो बच्चों। तो इस तरह से मुझे उम्मीद है कि आज का टॉपिक आपकी समझ में आया होगा और मेरी आपसे गुजारिश है इसी तरीके से जब तक कोविड-19 का कहर शांत नहीं हो जाता है अपने घर रहिए, सुरक्षित रहिए और मेरी ऑनलाइन क्लास से आप लोग जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।